नमस्कार साथियों। तो देखिए, आज हम आप सभी के समक्ष लेके आए क्लास 11th हिस्ट्री, 11वीं क्लास की जो इतिहास की पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। मतलब मूल निवासियों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, वो क्या रीज़न थी, किस वजह से किया गया। इस चैप्टर के ओवरऑल जितने भी मेन टॉपिक होने वाले हैं उन सभी पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज में। एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सारे टॉपिक आपको एकदम रटा दिए जाएंगे और पेपर में आने वाले 100+1% वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं बेटा, क्या है सबसे पहले परिचय क्या है, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ मेन है। तो अध्याय का जो केंद्र है बेटा, वो 17वीं शताब्दी के बाद उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेश यानी कॉलोनिज्म और इससे वहाँ के मूल निवासी इंडिजीनियस पीपल के जीवन, भूमि, संस्कृति पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। क्या कह रहा है, सिंपल सी बात, वो कहता है 17वीं सेंचुरी, 17वीं सदी। 17वीं सेंचुरी का मतलब होता है 1601 से लेके 1699 तक के टाइम पीरियड को बेटा क्या कहते हैं, 17वीं सदी कहते हैं। तो वो कहते हैं 1601 से 1699 तक का जो समय था, इस पूरे समय में बेटा जो उत्तरी अमेरिका है और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यूरोप की कंट्री के जो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर उपनिवेश के लिए, उपनिवेश का मतलब है उनकी धरती पर व्यापार करने के लिए जो जा रहे हैं, उसी के वजह से वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, उनकी धार्मिक संस्कृति, भूमि पर क्या प्रभाव पड़े, ये इसकी पृष्ठभूमि है इस चैप्टर की। चलिए अब बात करते हैं औपनिवेशवादी दृष्टिकोण। तो औपनिवेशवादी दृष्टिकोण यानी यूरोपीय लोग स्वयं को सभ्य मानते थे, यानी कि जो यूरोप के लोग थे वो अपने आप को बेटा सभ्य यानी कि पढ़ा लिखा मानते थे, जबकि जो अमेरिका के या जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उन्हें असभ्य यानी कि पिछड़ा समझते थे और कहते थे कि इसी कारण से मैं तुम्हें सभ्य बनाने के लिए आया हूँ और ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें सभ्य बना के जाएंगे, पढ़ा लिखा बना के जाएंगे, एक ट्रेडिशन मॉडर्न बना के जाएंगे, ट्रेडिशन से मॉडर्न बना के जाएंगे। चलिए एक वर्ड आया है सेटलर। सेटलर का मतलब होता है बेटा यूरोपीय जो इन नई भूमि पर बसने आए थे, यानी कि सेटलर का मतलब बेटा मानो ये हमारा इंडिया है और इंडिया से हम किसी अदर कंट्री में जाके बस गए, किसके कारण से, उपनिवेश बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। जैसे भारत पे कौन आए थे, ब्रिटेन वाले आए थे। तो वैसे ही जैसे ही एक देश का लोग, जैसे यूरोपीय लोग कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया गए, उत्तरी अमेरिका गए, तो इन ऑस्ट्रेलिया वालों के पास गए या जो अमेरिका वालों के पास गए तो उन लोगों ने यूरोपीय लोगों को क्या कहा, सेटलर। तो सेटलर का मतलब जो बाहर से आके यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अगली बात करने वाले हैं बेटा उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी। अब जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे उनकी बात करें तो उत्तरी अमेरिका मूल निवासियों का जीवन, आवास की बात करें कि उनके आवास मतलब घर कैसा था, कैसे रहते थे एक दूसरे के साथ, किस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। तो ये लोग मुख्यतः नदियों के किनारे रहते थे। तो ये कहाँ रहते थे बेटा, नदियों के किनारे रहते थे उत्तरी अमेरिका के लोग। समूह में रहते थे, कैसे, एक साथ समूह बना के मांस, मछली, सब्जी और मक्का उगाकर अपना जीवन यापन करते थे। पुराने तरीके से मांस, मछली, सब्जियां और मक्का उगाकर अपना जीवन यापन करते थे। व्यापार की बात करें कि किस प्रकार की चीज़ों में वस्तुओं के व्यापार करते थे, तो यहाँ के मूल निवासी वस्तुओं के आदान प्रदान यानी बार्टर में विश्वास रखते थे। और बार्टर का मतलब है वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय। जैसे मानो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम, चलो थोड़ा साइड में कर लेते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मानो ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है बेटा चिंटू। क्या नाम है, चिंटू। अब इसको क्या चाहिए थे, चप्पल, या इसको अपने लिए कुछ सामान लाना था। सामान यानी मटका लेना है, क्या लेना था, मटका। अब इसके पास जो दुकान थी बेटा
वो जूते चप्पल की थी। तो चिंटू क्या बनाता था? जूते चप्पल। लेकिन इसको किसकी नीड पड़ गई? मटके की। यहाँ पर एक और दोस्त था इसी का, जिसका नाम था मिंटू। क्या नाम था? मिंटू। ये बेटा मटका बनाता था और ये चप्पल बनाता था। ठीक है, तो अब चिंटू को चप्पल की नीड पड़ी और मिंटू को पड़ी है चप्पल की नीड, और चिंटू को चाहिए था क्या? मटका। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या करा? वस्तु के बदले में वस्तु की अदला बदली कर ली है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि बार्टर का मतलब है बिना पैसे के लेन देन, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। भूमि और वस्तुओं को बेचने में इनका बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ के लोग भूमि या वस्तुओं को बेचने में बिल्कुल विश्वास नहीं थे। ये यूरोपीय लोगों के फर के बदले, यूरोप के लोग जो इन्हें फर देते थे उसके बदले में कंबल, शराब, बंदूक और बर्तन बना के उनको दे देते थे। भूमि के प्रति इनका क्या देखना था? किस तरीके से भूमि को देखा करते थे? तो मूल निवासी भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं मानते थे। मतलब यहाँ के जो मेन रहने वाले लोग हैं वो धरती को, पृथ्वी को, जो भूमि है उनके पास जमीन है, उसको वो क्या नहीं मानते थे? संपत्ति नहीं मानते थे। वो कहते किसी व्यक्ति की नहीं, नेचर से मिली है, सबके लिए है, बस संसाधन है तो इसका उपयोग करो और अपना फायदा करो। इसी बात का फायदा बेटा यूरोप के लोगों ने उठा लिया, गए, बस गए और इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। और रीजन क्या दिया? अभी तुम ही तो कह रहे थे, भूमि किसी का एक व्यक्तिगत संसाधन थोड़ी ना, संसाधन है, कोई भी यूज करो। सेकंड, यूरोपीय बस्तियों का विस्तार कैसे है? यूरोप की जो बस्ती हैं वो कैसे आगे बढ़ती गई? तो 17वीं शताब्दी में फ्रांस और हॉलैंड के बाद ब्रिटेन से लोग बड़ी संख्या में उत्तरी अमेरिका के तटों पर आए। तो 17वीं सेंचुरी यानी कि 1601 से 1699 तक की बात हुई। तो इसमें सबसे पहले अगर ब्रिटेन में कोई उत्तरी अमेरिका में गया तो फ्रांस, फिर हॉलैंड, इसके बाद ब्रिटेन ने भी अपने लोगों को उत्तरी अमेरिका भेजा। ज़मीन की छूट बात करें तो यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों से कम कीमत पर या धोखाधड़ी से ज़मीन खरीद ली और उनको उनकी परंपरागत भूमि से बाहर फेंक दिया कि भैया ये ज़मीन या तो हमने खरीद ली या ज़बरदस्ती हड़प ली, कहा तुम कहीं और जाके बस जाओ। तो विस्थापन का मतलब किसी व्यक्ति को उसके मूल स्थान से हटा के किसी दूसरी जगह रहने के लिए कह दिया जाए तो वो विस्थापन है। शराब और बीमारी, दूसरी चीज़, यूरोपीय लोग अपने साथ अल्कोहल यानी शराब और चेचक जैसी महामारी लाए थे, जिससे वहाँ की आधी से ज़्यादा बड़ी जनसंख्या यानी कि चेचक बीमारी से ही निपट गई। रीज़न क्या था कि आखिर चेचक से उत्तरी अमेरिका के लोग मरे हैं, जबकि ब्रिटेन वाले आए ये नहीं मरे, फ्रांस वाले आए ये नहीं मरे, हॉलैंड वाले। रीज़न ये था कि इनका जो बेटा प्रतिरक्षी तंत्र है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो पावरफुल था और दूसरा इनके पास उसका इलाज भी था। ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे सीमांत का निर्माण। तो सबसे पहले यूरोपीय लोगों के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बस्तियों का अस्थायी सीमा का यानी कि जो उत्तरी अमेरिका के अंदर और दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो पश्चिमी एरिया है उसमें बेटा उन्होंने देखा कि बस्तियां बढ़ती जा रही हैं और सीमा असीमित है, तो इसीलिए उस असीमित सीमा को इन लोगों ने क्या करा? सीमांत। और यह क्षेत्र मूल निवासियों के नए बसने वालों के बीच संघर्ष का कारण। अब इन्होंने कहा भैया ये सीमांत है, ये ज़मीन हमारी है, दूसरे नए लोग आ रहे वो कह रहे ऐसे कैसे तुम्हारी ज़मीन है, तो इन दोनों के बीच में विवाद का कारण बन गया। इंडियन रिन्यूएबल एक्ट, तो इसे कहते हैं, ये 1830 में 1830 में आया। इस कानून के तहत मिसिसिपी नदी के पूर्व यानी कि जो एक नदी है मिसिसिपी नदी, उसी के पूर्व यानी कि पूर्व के इलाकों में निवासियों को जबरन पश्चिम की तरफ भेजा गया कि ईस्ट साइड जो रहते थे उन्हें ज़बरदस्ती डिस्प्लेस कर दिया। कहाँ पर? पश्चिम की साइड यानी वेस्ट की साइड। और टेल ऑफ टायर का मतलब होता है विस्थापन के दौरान हजारों मूल निवासी मर गए। अब जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था तो कुछ को अपनी धरती से प्यार था, कुछ लोग, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों की रास्ते में आंसुओं का रास्ता भी कहा जाता है, रास्ते में जाते जाते मौत हो गई, जिस कारण उस जगह को आंसुओं का रास्ता यानी कि टेल ऑफ टीयर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे गोल्ड रश की। तो गोल्ड रश क्या है बेटा? गोल्ड रश क्या था?
तो गोल्ड रश बेटा 1840 के दशक में कैलिफोर्निया सोने की खोज, 1840 के दशक में उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया जगह में सोने की खोज की, और जिससे यूरोप के व्यक्ति बहुत लालची थे और वो पश्चिम की तरफ आकर्षित हुए, और पश्चिम के जो विस्थापन हो गया, यानी पश्चिम के जो मूल निवासी थे अब उन्हें उनकी जगह से हटाना शुरू कर दिया। रेलवे की विस्तार 1860 के दशक के बाद ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे के निर्माण ने, अब 1860 में उत्तरी अमेरिका के अंदर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे का निर्माण हुआ, जिसने उस पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे महाद्वीप को आपस में जोड़ के रख दिया रेलवे के द्वारा। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, लेकिन मूल निवासियों की जमीन और शिकार का, यानी कि वहां पर यूरोप के लोगों को आने के लिए निमंत्रण दिया कि आओ तुम यहाँ रुको, यहाँ से मुनाफा कमाओ, लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी थे, जिनके माता पिता वहीं के रहने वाले थे, उन लोगों को वहाँ से दूर भगा दिया गया, और दूसरा जहाँ पर वो शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, उन क्षेत्रों को भी छीन लिया गया। चलिए, इसी टॉपिक के चलते तीसरा जो टॉपिक है आपका वो है बेटा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी बात करेंगे। ठीक है जी। चलिए अब करते हैं जेम्स कुक का आगमन। जो जेम्स कुक थे उनका आगमन कैसे हुआ बेटा, तो इस पर बात करते हैं। तो 1770 में ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। तो सबसे पहले ब्रिटेन का एक नाविक था बेटा जो 1740 में क्या होता, 1740 में कहाँ पहुंचता, ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को एबोरिजिनल नाम दिया। अब जेम्स कुक जैसे ही बेटा ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको जेम्स कुक ने क्या कहा, एबोरिजिनल। एबोरिजिनल एक वर्ड दे दिया कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो एबोरिजिनल है। ठीक है। दूसरी, दंड कॉलोनी। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने की जो खोज की, ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआत की ब्रिटेन ने, शुरुआत में ब्रिटेन ने जो ऑस्ट्रेलिया को खोजा, तो ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को दंड कॉलोनी मानता था, अर्थात ब्रिटेन में अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता था तो उसे दंड के लिए कहाँ भेजा जाता, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था, जहाँ अपराधियों को भेजता था कौन, ब्रिटेन। भूमि अधिकार की अस्वीकृति। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तर्क दिया कि भूमि टेरा नूलियस थी। टेरा नूलियस का मतलब होता है बेटा ये भूमि किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी के अधिकार में नहीं है, ये खाली पड़ी हुई, अर्थात किसी की नहीं या फिर खाली जमीन है। इस तर्क के आधार का फायदा उठाते हैं कौन, यूरोपवासी, और वहाँ के निवासियों की भूमि पर अधिकार को अस्वीकार कर दिया। कहते हैं कि भैया तुम यहाँ के हो, क्या सबूत है, इस पर तो साफ लिखा है क्या, टेरा नूलियस, अर्थात ये भूमि ना तो किसी की है या फिर खाली है, इसका मतलब कोई भी यहाँ पर रह सकता है। तो इन्होंने उनकी भूमि पे अधिकार को अस्वीकार कर दिया और उनकी भूमि पे कब्जा कर लिया। सफ़ेद ऑस्ट्रेलिया की नीति का मतलब है, इन लोगों का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ सफ़ेद ही रहें, अर्थात गोरे लोग, जैसे कि ब्रिटेन। 1970 के दशक तक ऑस्ट्रेलिया में एक नस्लवादी नीति प्रभावित हुई, जिसका उद्देश्य था देश की सांस्कृतिक रूप में सफ़ेद बनाए, अर्थात इस देश को वो पूरा का पूरा क्या बनाना चाहते थे, ब्रिटेन जैसा बनाना चाहते थे। चलिए, विस्थापन के परिणाम और बदला हुआ दृष्टिकोण। अब जब विस्थापन इतना ज़्यादा हो गया तो लोगों का दृष्टिकोण, लोग किस तरीके से उस बदलाव को देखते थे, इसके बारे में बात करते हैं। पहला, जनसांख्यिकीय परिवर्तन। जनसंख्यीय परिवर्तन, बीमारियां, हत्याएं, विस्थापन के कारण मूल निवासियों की आबादी में गिरावट। वो कहते हैं, जैसे आपको बताया था कि चेचक जैसी बीमारी लेके गई है तो वहाँ पर बीमारियां फैली, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई, विस्थापन के कारण मूल निवासियों की आबादी बहुत कम गई। आरक्षण की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, तो मूल निवासियों को छोटी और अनुपजाऊ जमीन के टुकड़े पर रक्षित कर दिया। कहा कि भैया इतनी सी जगह है, अब यहीं पर तुम रहो और जो तुम्हारा प्रत्यक्ष कार्य है उसे करते रहो। अब वो इतना बेकार था एरिया कि वहाँ पर पारंपरिक जीवन शैली को जी पाना बहुत मुश्किल था, तो इसकी वजह से भी लोगों की मृत्यु हो रही थी। अब बात करते हैं समानता की मांग। अब वहाँ पर भी 20वीं सदी जैसे आई तो बेटियां, चाहे यूरोप हो, तो यूरोप तो कब्जा कर रखा था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, सभी ने 20वीं सदी आते आते मूल निवासियों ने एक साथ होकर संगठन बनाया, संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग की।
और भूमि के दावे के लिए आंदोलन छेड़ दिए। जब आंदोलन हुए तो पहला आंदोलन अमेरिका में 1950 और 1960 के दशक में मूल निवासियों को नागरिक अधिकार दिए गए और उनकी पहचान को मान्यता मिली। अब अगर आप लोगों ने क्लास 6 पढ़ा होगा तो क्लास 6 की पॉलिटिकल बुक में लिखा है नागरिक अधिकार आंदोलन और 7th में दे रखा। यहाँ पर एक क्या थी, एक काली महिला थी जो कि नहीं, एक स्थायी अमेरिकी महिला थी बेटा, जो दिन भर काम करके थक गई थी। तो वो किस में, बस में यात्रा कर रही थी, तो उन्होंने एक गोरे को अपनी सीट देने से मना कर दिया। इस वजह से उन्हें क्या कर दिया गया, बस से निकाल दिया गया। बस से निकाला तो उन्होंने अपने हक की मांग करी और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया और उसी आंदोलन का नाम रखा था नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। 1680 के दशक के बाद कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने अपने इतिहास की गलतियों को स्वीकार किया। यानी कि इन सभी देशों की जो सरकार थी उसने अपनी गलतियों को माना कि भैया हाँ ये बहुत बड़ी गलती थी, और जो वहाँ के मूल निवासी थे उन मूल निवासियों को मुआवजे की व्यवस्था भी शुरू कर दी कि भैया अब जो गलती होगी सो होगी, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे, मुआवजा देंगे। ऑस्ट्रेलिया 1992 मैबो बनाम क्वींसलैंड राज्य मामले में ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट ने अंत टेरा नूलियस को खारिज कर दिया कि मतलब भूमि पर किसी का अधिकार नहीं है, भूमि खाली थी तो उसे खारिज कर दिया गया और वहाँ के मूल निवासियों का उस पर क्या कर दिया गया, बताया गया कि यहाँ के मूल निवासियों का उस पर अधिकार है और उनके अधिकार को मान्यता दे दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें बेटा तो इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1934 और अन्य कानून द्वारा मूल निवासियों को आत्मशासन और भूमि अधिकार को बहाल कर दिया गया है कि उनके आत्मशासन, वो चाहें तो अपने राज्य पर स्वयं शासन करें, अपनी कमेटी बना के शासन करें, या उनके अधिकार उन्हें दे दिए गए। तो देखिए बेटा यहाँ तक क्या था, यहाँ तक था आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी नोट्स हो सकते हैं, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं जिसे हम रिवाइज कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, तो वो हमने कर लिया। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, कुछ इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और जो 6-8 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के विस्थापन में गोल्ड रश और रेलवे के विस्तार की भूमिका बताइए। यानी कि उत्तरी अमेरिका के जो लोग थे उन्हें विस्थापित करने में गोल्ड रश और रेलवे के विस्तार की क्या भूमिका है, तो वो बताना है। तो क्या लिखेंगे, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के विस्थापन तेज करने में गोल्ड रश और रेलवे के विस्तार की मुख्य भूमिका ये रही। सबसे पहले गोल्ड रश 1840, जनसंख्या विस्फोट 1840 के दशक में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई जो कि हम पढ़ चुके, और इसकी लालच में हजारों यूरोपीय एशियाई प्रवासी तेजी से पश्चिम की ओर अमेरिका में बढ़े। विस्थापना इस अप्रत्याशित प्रवास के कारण वहाँ के मूल निवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा किया, सोने की खदान के लिए वहाँ पर खोजा गया और जिसकी वजह से उन्हें उनकी उनके माता पिता की ज़मीन से भी उन्हें हटा दिया गया। हिंसा, सोने की खोज से क्षेत्र में यूरोप और मूल निवासियों के बीच संघर्ष बढ़ गया और जो आगे चल के एक हिंसा का रूप धारण कर लिया। रेलवे का विस्तार 1960, तो देखिए रेलवे का विस्तार यानी 1960 ट्रांसकॉन्टिनेंटल लाइन 1862 से शुरू होकर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे का निर्माण हुआ जिसने पूरे महाद्वीप को जोड़ दिया, और जब जोड़ दिया तो बुद्धों का विनाश, रेलवे निर्माण के लिए विषण बुद्धों के झुंडों को बड़े बड़े पैमाने पर शिकार किया गया मूल, और वहाँ के बुद्ध मूल निवासियों के लिए भोजन, चमड़ा जीवन का मुख्य स्रोत माना गया और वहाँ के ख़त्म। और वहाँ की जो बस्तियाँ थीं बेटा, जो इंडस्ट्री एरिया थे, बस्तियों का विकास, वहाँ पर रेलवे लाइन किनारे औद्योगिक शहर कस्बे तेजी से विकसित होने लगे जिसकी वजह से वहाँ के मूल निवासी पिछड़ गए। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ये 2 बार क्वेश्चन में आया हो, पिछली साल ये क्वेश्चन आया हुआ था बेटा जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा लागू की गई टेरा नूलियस की अवधारणा क्या थी और मैमो निर्माण ने इस अवधारणा को कैसे बदला। तो टेरा नूलियस का अगर बेटा याद हो तो टेरा नूलियस वो अवधारणा थी जिसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि टेरा नूलियस में लिखा है
कि ये ज़मीन किसी की नहीं है या फिर खाली ज़मीन है। इसका मतलब इस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश आबादकारों ने ऑस्ट्रेलियाई भूमि पर कब्जा कर लिया। इसकी अवधारणा बना के तर्क उन्होंने दावा दिया कि ऑस्ट्रेलिया में जब वे पहुंचे तो यहाँ कोई सभ्य सरकार नहीं थी, पढ़ी लिखी सरकार ही नहीं थी, कोई कानून नहीं था। इसका मतलब ये भूमि हमारी होगी, खाली थी। परिणाम इस तर्क के साथ ऑस्ट्रेलियाई एरोविजियन लोगों ने सदियों सदियों पुरानी भूमि अधिकारों की तरह खारिज कर दिया और उस मुआवजे को नहीं दिया और ना कुछ दिया, उस जमीन पर कब्जा करके बैठ गए। तो अब क्या हुआ? इसके बाद मेमो निर्णय आया। क्या आया बेटा? मेमो निर्णय आया जो 1992 में आया। और मेमो निर्णय ने क्वींसलैंड, मेमो निर्णय बनाम क्वींसलैंड जो राज्य 1992 था में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक मेमो बनाम क्वींसलैंड राज्य मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा टेरो न्यूलियस की अवधारणा खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों की वो ज़मीन थी और उनको एक क्या मिलना चाहिए? उनको मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए, और अगला है आपका थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो फोर्थ लिख गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों की विस्थापना और विनाश के लिए कौन कौन से कारक थे? यानी कि जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए, तो इसके क्या कारण थे और इनके विनाश? तो निम्नलिखित कारण थे। पहले, यूरोप की बस्तियां, बीमारियां। तो यूरोप जो बीमारियां लेके आया था, सबसे महत्वपूर्ण तो वही कारण थे। दूसरा, शराब का दुरुपयोग, शराब भी लेके आया था जो यहाँ के निवासियों को पिलाता रहा, उनका स्वास्थ्य खराब करता रहा। भूमि का जबरन कब्जा, तो वो क्या करते थे? भूमि पे कब्जा कर लेते थे अगर सस्ते में नहीं बेचते थे तो। युद्ध और नरसंहार, और इन्होंने युद्ध करा, बहुत सारे लोगों को मारा, वहाँ से भगाया। आरक्षित क्षेत्रों में सीमित कर देना। आरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते थे जो बहुत ही कम उपजाऊ जमीन होती, जहाँ पर पारंपरिक जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था। और बुद्धों का विनाश, और वहाँ के जो बुद्धिस्ट होते थे उनका विनाश कर दिया। तो देखिए, वीडियो हो चुकी है आपकी पूरी। इस चैप्टर के हमने कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो बात कर लिए, पूरे चैप्टर को क्लियर कर लिया। और जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते थे जो पिछले साल आए हुए हैं, उन 3 क्वेश्चनों को कर लिया। तो देखिए, अब आपका ये चैप्टर हो जाता है क्लियर। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे रहिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिएगा, और वीडियो को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।